पंजाब का एक ऐसा सीरियल किलर जो लोगों को मारता है और मारकर उनके कपड़े निकालकर उनकी पीठ पर धोखेबाज लिखता है। इतना लिखने के बाद वो उस लाश के पैर को पकड़ता है और फिर उनसे माफी मांगता है। कहता है कि मैं तुमको मारना नहीं चाहता था, गलती से तुमको मार दिया, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। और फिर वो वहां से निकल जाता है। ये आदमी इतना अजीबोगरीब होता है कि वो पूरा दिन आदमी के लिबास में यहाँ वहाँ घूमता रहता है, लेकिन जैसे ही रात होती है वो औरत के लिबास में आ जाता है, औरत की तरह कपड़े पहनता है और औरत की तरह सजता धजता है और फिर रास्ते पर यहाँ वहाँ घूमने लगता है। ऐसे ही एक एक करके उसने कई सारे कत्ल किए। उसने खुद पुलिस के सामने ये कबूल किया है कि उसने 11 कत्ल किए हैं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि असल में उसने 11 ही किए हैं या तो उससे ज़्यादा किए हैं, क्योंकि उसका ये कहना है कि वो ज़्यादातर नशे में रहता है और उसने जब भी ये काम किया वो पूरी तरह से नशे में रहता था, जिसके चलते उसको पूरी तरह से याद नहीं है कि उसने कितने लोगों को मारा है। तो आखिर वो ऐसा क्यों करता था और क्या है इसकी पूरी कहानी, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल 18 अगस्त 2024 को पंजाब के रोपड़ में एक कीरतपुर साहिब टोल प्लाजा के पास एक चाय की दुकान है और वहीं पर चाय की दुकान के बराबर कुछ थोड़ा सा आगे एक लाश मिलती है। पुलिस तुरंत वहां पर जाती है, उस लाश के बारे में जानकारी जुटाती है तो पता चलता है कि वो लाश उसी टोल प्लाजा के पास में जो चाय की दुकान है उसके मालिक की है। अब उसकी अच्छे से छानबीन की जाती है, उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है और परिवार वालों को भी इसके बारे में खबर दी जाती है। अब जब यहाँ पे तलाश करते तो पता चलता है कि उस आदमी का जो मोबाइल है वो वहां से गायब था। साथ ही वो जो लाश थी उसकी पीठ के ऊपर पंजाबी में धोखेबाज लिखा हुआ था। पुलिस को काफी अटपटा लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ है इस आदमी के साथ। अब क्योंकि उसका मोबाइल वहां से गायब था तो जो उसके जो परिवार वाले होते हैं उनसे पुलिस इसका नंबर मांगते हैं और मोबाइल की कुछ डिटेल भी मांगते हैं। अब मोबाइल की डिटेल और नंबर लेने के बाद उस मोबाइल को ट्रैकिंग पर लगाया जाता है। अब जब ट्रैकिंग पर लगाते हैं तो पता चलता है कि वो मोबाइल अभी एक्टिव है। अब जब एक्टिव था तो उसका लोकेशन भी मिल गया था और लोकेशन मिलने की वजह से अब पुलिस जहां से लोकेशन मिली थी वहां पर पहुंच जाती है और उस आदमी को पकड़ लेती है। आदमी भी पकड़ में आ जाता है और पुलिस को अब ये लगता है कि ये जो मौत का जो भी ये केस था वो अब सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये केस सुलझने की जगह और भी ज्यादा उलझ जाता है। दरअसल जब उस आदमी से पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये जो मोबाइल है उसने अभी कुछ दिन पहले किसी आदमी से खरीदा था। अब जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो उसके बारे में कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ये आदमी सच बोल रहा है, इस आदमी ने सही में ये मोबाइल किसी और से खरीदा था। अब पुलिस उसको पूछती है कि क्या तुमको याद है कि वो आदमी कैसा दिखता था और कहाँ पर रहता है? तो वो कहता है जी नहीं, मैं उसके बारे में अच्छे से कुछ भी जानता नहीं हूँ, उसको मैं पहली बार ही मिला था और वो कैसा दिखता है वो भी मुझे याद नहीं है। फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से बोलता है कि कुछ मुझे याद है कि वो कुछ आदमी थोड़ा अजीब था। अजीब ऐसा था कि वो था तो आदमी, लेकिन औरत की तरह उसने कपड़े पहन रखे थे, उसने औरत की तरह श्रृंगार भी करके रखा हुआ था और थोड़ा थोड़ा उसका हुलिया भी मुझे अब याद आ रहा है। जब वो ये बात कहता है तो पुलिस तुरंत ही अपने एक आदमी को बुलाती है और उसका स्केच तैयार करवाती है। वो आदमी जैसा बताता है वैसा ही हूबहू स्केच तैयार किया जाता है। स्केच तैयार करने के बाद उस स्केच को आसपास के सभी जिले में और सभी इलाके में पुलिस स्टेशन पे भेज दिया जाता है और कहा जाता है किसी ने अगर ऐसा आदमी देखा हो तो तुरंत ही पुलिस को कांटेक्ट करे, उसके बारे में जानकारी दे। इत्तेफाक से पुलिस को अपने मुखबिर के जरिए पता चलता है कि जिस आदमी का स्केच उन्होंने दिया है वो आदमी रोपड़ इलाके में ही कहीं पर घूम रहा है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो वो लोग तुरंत ही वहां पर चले जाते हैं और उस आदमी को दबोच लेते हैं और फिर अपने साथ थाने में लेकर आ जाते हैं। अब थाने में लाने के बाद जब उससे पूछताछ करते हैं तो कुछ ऐसी जानकारी उनको मिलती है जो सुनने के बाद उनके पैरों तले जमीनी खिसक जाती है। दरअसल वो जिस आदमी को सिर्फ एक आदमी का कत्ल करने वाला मानते थे वो एक आदमी का कत्ल करने वाला नहीं, लेकिन एक सीरियल किलर होता है। वो ये कबूल करता है कि उसने टोटल 11 लोगों को इस तरह से मारा है और हो सकता है इससे ज्यादा भी लोगों को मारा हो, क्योंकि जब भी वो मारता था वो पूरी तरह से नशे में रहता था और उसको कुछ ज्यादा याद भी नहीं था कि आखिर उसने कब कब किन लोगों को कहाँ कहाँ मारा था। अब उस आदमी से जब पूछताछ होती है तो वो अपनी सारी कहानी बताता है। वो कहता है उसका नाम राम स्वरूप है। वो बचपन में एकदम नॉर्मल लड़का था, हालांकि उसको एक अजीब शौक था। जब वो छोटा था उस टाइम पे उसको लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह श्रृंगार करना काफी पसंद था।
वो ये चीज़ घरवालों से छुप-छुप कर किया भी करता था। कभी-कभी जब घरवाले ये चीज़ देख लेते थे, तो उसको रोका करते थे, उसको डाँटा भी करते थे। हालाँकि उसकी उम्र उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा छोटी थी, जिसके चलते इस बात को वो हँसी में भी निकाल दिया करते थे। हालाँकि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, उसका ये शौक बढ़ता जाता है। हालाँकि अब वो इस चीज़ को बाहर नहीं आने देता है। वो 10 तक पढ़ाई करता है, 10वीं पास करने के बाद वो कहीं बाहर जाकर सेटल होने के बारे में सोचता है कि कहीं जाकर वो नौकरी करे। अब वो बाहर नौकरी करने के लिए पासपोर्ट बनाता है और फिर दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद वहाँ पर नौकरी करता है और वहीं पर उसकी मुलाकात कुछ लोगों से होती है जो कि गे होते हैं और फिर वहाँ पर उन्हीं के साथ उन्हीं के क्लब में ये शामिल हो जाता है। कुछ साल वहाँ पर वो रुकता है और वहाँ पर ही इसकी जो ज़िंदगी है अब वो बदल जाती है। अब कुछ समय वहाँ पे रुकने के बाद फिर से वो पंजाब वापस आता है। जब पंजाब वापस आता है तो उसका यहाँ पर मन नहीं लगता है, तो फिर से वो कहीं और जाने के बारे में सोचता है। इस बार अब वो कतर चला जाता है। कतर जाने के बाद वो नौकरी करता है और कई साल तक वहाँ पर नौकरी करता है। अब उसका जो एक यहाँ पे पंजाब में वो अपना एक घर भी बनवाता है और अपने परिवार वालों का कुछ कर्जा भी था, वो सारा कर्जा भी वो क्लियर करता है। कुछ साल वहाँ पे रुकने के बाद फिर से वो पंजाब वापस आ जाता है और पंजाब आने के बाद उसके माता-पिता उसकी शादी करा देते हैं। शादी करने के बाद कुछ साल बीत जाते हैं, उसके बाद अब उसके व्यवहार में काफ़ी चेंजेस आ गए थे, उसके हाव-भाव में चेंजेस आ गए थे और उसका लोगों के साथ बातचीत करने का तरीका भी अब बदल गया था। परिवार वाले भी इस चीज़ को नोटिस करते कि वो पूरी तरह से गे की तरह ही व्यवहार करने लगा था। अब परिवार वाले उसको सुधरने की भी सलाह देते, हालाँकि वो इस बात को नहीं समझता है। अब कुछ साल और बीत जाते हैं और अब उसको शराब की लत भी लग गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा शराब पीने लगता है। शराब पीता है और फिर लोगों के साथ झगड़ा करने लगता है और यहाँ पर अपने घर में अपनी बीवी के साथ, बच्चों के साथ भी मारपीट और झगड़ा करने लगता है। जब इस बात का पता उसके पिताजी को चलता है तो फिर से उसके पास आते हैं और उसको समझाते हैं और कहते हैं कि अब मैं तुझे आखिरी मौका देता हूँ। अगर तू नहीं सुधरेगा तो मैं तुझे अपने घर से बाहर निकाल दूँगा। हालाँकि वो नहीं सुधरता है और फिर से शराब पीना शुरू ही कर देता है। जब इस बात का उसके पिता को फिर से पता चलता है, तो वो अब उसको कहते हैं और उसकी बीवी भी उसको कहती है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, इस घर को छोड़ के कहीं दूर चले जाओ। अब लोग उसको घर से बाहर निकाल देते हैं और फिर वो उस घर से निकल कर कहीं और चला जाता है। अब क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, ना ही कोई धंधा था और साथ ही शराब की लत भी उसको थी, तो उसके पास कुछ पैसे भी नहीं थे। जैसे-तैसे कुछ दिन बीते, उसके बाद अब पैसे की किल्लत होने लगी थी। उसको खाने-पीने के लिए भी अब वांदे हो गए थे, जिसके चलते अब वो कुछ क काम करने के बारे में सोचने लगता है। हालाँकि उसको कोई भी ऐसा काम भी नहीं आता था। हालाँकि उसको पता चलता है कि उसके जैसे कुछ लोग हैं, वो वर्कर का काम करते हैं। वो भी सोचता है कि मैं भी वर्कर का अब काम करूँगा, जो भी पैसा मुझे मिलेगा, उससे मेरा गुज़रान भी चल जाया करेगा। दूसरी तरफ क्योंकि उसको लड़कियों की तरह कपड़े पहनना पसंद था, लड़कियों की तरह श्रृंगार करना भी पसंद था, तो वो अब वो सारी चीज़ें करने लगता है। वो पूरी तरह से लड़कियों की तरह कपड़े पहनने लगता है और लड़कियों की तरह वो श्रृंगार करके सज-धज-कर रास्ते पर यहाँ-वहाँ वो घूमने लगता है। हालाँकि पूरा दिन वो आदमी की तरह ही रहता है, लेकिन जैसे रात होती है, वो पूरी तरह से औरत में बदल जाता है। वो औरत की तरह कपड़े पहन लेता है और औरत की तरह वो सज-धज-कर यहाँ-वहाँ वो घूमने लगता है, पूरी तरह से औरत की तरह वो श्रृंगार कर लेता है। और फिर लड़कियों की तरह वो मेकअप करके सड़क पर निकल पड़ता था। कहीं पर वो लिफ्ट माँगता था, कहीं-कहीं गाड़ी को रोकता था। जब पता चलता था कि गाड़ी के अंदर अकेला आदमी है, तो गाड़ी में बैठ जाता था। वो फिर बातचीत करता और फिर समझौता होता था और फिर कुछ पैसे वो माँगता था। और जो आदमी अगर मान जाता तो कुछ पैसे उसको दे देता था और ऐसे ही उसकी अब ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी थी। अब ऐसे ही समय बीतता है, करीब 6 महीने बीत जाते हैं उसको ये काम करते हुए। करीब 2023 में जून महीने में वो अब इसी तरह से लड़कियों की तरह कर श्रृंगार कर कर रास्ते पर जा रहा था। एक गाड़ी आती है, गाड़ी रुकती है, वो गाड़ी के अंदर बैठता है, बातचीत होती है, कुछ पैसों की बातचीत होती है। हालाँकि उसके बाद उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। दरअसल वो आदमी इस आदमी को पैसा देने से मना कर देता है। जब वो आदमी मना करता है तो इन दोनों के बीच में हाथापाई होती है। हालाँकि वो आदमी फिर भी नहीं मानता है, जिसके चलते अब ये आदमी फिर से उसके पास जाता है गाड़ी के अंदर और उसके सर पर एक मफलर बाँधा हुआ था। वो उस मफलर से उस आदमी का गला घोंट देता है और उसको वहीं पर मार देता है। ये उसका पहला कत्ल होता है। उसको मारने के बाद वो उसके पीठ पर धोखेबाज लिखता है पंजाबी में। उसके बाद वो उसके पैरों को पकड़ता है और फिर माफ़ी भी माँगता है और फिर उसको वहाँ से छोड़कर चला जाता है। ये उसका पहला कत्ल था। दरअसल ऐसा अब आगे कई बार होने लगता है। जब-जब कोई आदमी उसके साथ झगड़ा करता है या तो पैसा नहीं देता है, तो उसको उसी तरह से वो मारने लगता है। उसको मारता है, जब-जब वो मारता था, उसकी पीठ पर वो धोखेबाज लिखता था पंजाबी में और फिर पैर पकड़कर माफ़ी माँगता था। ऐसा कई बार हुआ।
जब भी उसके साथ इस तरह से बातचीत होती थी, कोई भी आदमी अगर उसको पैसा दे देता, तो कुछ भी नहीं करता था। लेकिन अगर कोई आदमी उसको पैसा नहीं देता, तो इसी तरह से उसके पास जो मफलर रहता था, उसी मफलर से गला घोंट कर उसको मार देता था। हालाँकि वो उसको मारना नहीं चाहता था, लेकिन शायद वो उसका आपा खो बैठता था, या तो फिर वो जो नशे में रहता था जिसके चलते वो ये काम करता था। अब ऐसे ही टोटल उसने 11 लोगों को मारा था, ये खुद उसने कबूल किया है। हालाँकि इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, या पुलिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रही है। साथ ही अब पुलिस ने जब उससे बातचीत की और पूछा कि आखिर तुम उनके पीठ पर धोखेबाज क्यों लिखते? तो वो बोलता है कि हमारी जब बातचीत होती थी, तो कुछ पैसों की बातचीत होती थी कि तुम मुझे ₹500 दोगे या तो फिर इतने रुपए दोगे। बातचीत होने के बाद सारा काम होता था। उसके बाद जब पैसे देने की बारी आती थी, तो वो पैसा नहीं देते थे, या तो फिर पैसा कम देते थे। मान लीजिए अगर किसी ने ₹500 की बात की, तो वो ₹300 देता था, ₹200 कम देता था। जब ये इस तरह से वो करता था, तो वो इसको मार देता था और धोखेबाज कहता था, क्योंकि वो पूरे पैसे नहीं देता था, जिसके चलते वो धोखेबाज उसकी पीठ पर लिख देता था। उसके बाद मारने के बाद उसको अपनी गलती का एहसास होता था, जिसके चलते वो अब उसके पैर पकड़कर माफ़ी भी माँग लिया करता था। खैर, अभी ये आदमी सच बोल रहा है या तो फिर इससे ज़्यादा खून किया है, ये तो अब पुलिस की जाँच का विषय है। अब पुलिस अपनी जाँच में ही पता करेगी। लेकिन ये जो सीरियल किलर था, वो अब एक मोबाइल की वजह से पकड़ में आ जाता है। दरअसल ये काम वो 2 साल से कर रहा था और पिछले 1.5 साल से लोगों को मार रहा था, लेकिन अभी तक वो पुलिस के रडार में नहीं आया था। लेकिन इस बार वो जब वो मोबाइल ले लेता है, उसको जब बेचता है, जिसके चलते मोबाइल के चलते ही वो पुलिस की पकड़ में आ जाता है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।